झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी चल रही है और जोर शोर से तैयारी चल रही है। हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बीजेपी इस पर पूरा फोकस कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबूलाल जी, आज खुश होंगे, निरंजन राय आपके पास वापस आ गए। नहीं, स्वाभाविक है। अगर कोई मित्र होते हैं या परिवार से करीब होते हैं, अगर उसके बीच में अलग अलग बटे रहते हैं तो फिर थोड़ी सी तकलीफ तो रहता ही है। और फिर परिवार अगर एक हो जाते हैं, एक हो करके फिर कदम को आगे बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से फिर एक नई ताकत, नई ऊर्जा, एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 फिर हो जाता है। सर, आपने बटेंगे का बात किया, यहाँ भी वही होता, अगर बटते तो परेशानी पड़ती, कटते वाला हिसाब हो जाता। नहीं, परेशानी इस सेंस में होती कि चूँकि गांव में भाई भाई आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े मिलते थे, तो अब वो समाप्त हो गया। धनवार में लगता है सर कि चुनौती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ऐसे चुनाव होता है तो चुनौती रहता ही है, लेकिन कुल मिलाकर के चूँकि पहले भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, अभी भी विधायक हैं, सांसद भी हम बने हैं और पिछले लोकसभा के चुनाव में भी इस धनवार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मतों से आगे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की अनुकूलता है और कार्यकर्ता भी है और समर्थक भी है। तो इसलिए कोई वैसा नहीं है कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। विपक्ष तो फ्रेंडली मैच खेल रहा है यहाँ पे। आपको पता ही है कि जेएमएम की तरफ से भी और भाकपा माले की तरफ से भी कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट ऐसे भी है जिनसे आपका मुकाबला हुआ था 2014 में, उन्होंने हराया भी था। नहीं, कुल मिलाकर के कैंडिडेट तो कितना भी हो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मालिक तो जनता होती है और जनता आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कमल फूल के पक्ष में है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और बाबूलाल मरांडी यहीं से हैं, यहीं पैदा लिए, यहीं जन्म लिए, तो लोग ये भी जानते हैं। ये तो बड़ी दीगर बात है सर कि जनरल सीट है और आप एसटी होते हुए भी आप देखिए यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हमेशा कर्मभूमि बनाकर रखी। ये सोच कैसे सर कि यहाँ जनरल सीट से भी लड़ जाऊंगा? नहीं, जनरल सीट से ऐसे ही तो मैंने पहले भी लड़ा हूँ। जैसे रामगढ़ से हम जब मुख्यमंत्री थे तो अब जो रामगढ़ जिला है, पहले हजारीबाग जिला था रांची के बगल में, तो वहाँ से हम विधायक हुआ करते थे। 4 से 14 के बीच जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो यहीं इसी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हम रहे और इस वक्त हम ये धनवार विधानसभा से विधायक भी हैं, क्योंकि हमारा घर द्वार यहीं पर है, इसी क्षेत्र में है, इसी विधानसभा क्षेत्र में। बगल में तीसरी ब्लॉक है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूर पर मेरा गांव है। तो वहीं जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, यहीं गांव से रह कर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई भी मैंने पूरी की है। तो ये कहना कि भाई जनरल सीट तो हमारे लिए तो यही सीटें बनता है, क्योंकि और दूसरा सीट तो नहीं बनता है। दूसरा जगह तो हम जा कर के लड़ेंगे और यहाँ तो अपना सीट है, यानी अपना घर द्वार सब कुछ यहीं पर है। बाहर भी हमने काफ़ी लड़ा। हमने जैसे कहा दुमका से 2-2 बार हम एमपी रहे, रामगढ़ से हम विधायक रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर से नहीं लड़े। रामगढ़ तो वो क्षेत्र है जहाँ पर शिबू सोरेन का जन्मभूमि है। अब हेमंत है, हाँ, उन्हें गोला ब्लॉक में पड़ता है, उसी रामगढ़ विधानसभा में। ये हमको नहीं पता है कि हेमंत तो वहाँ पैदा लिए कि बाहर पैदा लिए, लेकिन शिबू सोरेन तो वहीं पैदा लिए, तो वहाँ से भी हम विधायक बने हुए हैं। ऐसा नहीं, वो भी जनरल सीटें हैं। बाबूलाल जी को कहीं से लड़ा देंगे? कॉन्फिडेंस है बिल्कुल जीत जाते? नहीं, कहीं से ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि भाई जहाँ हमारा थोड़ा सा आना जाना संभव ना, तो बाकी। और मैंने कहा कि भाई चुनाव पार्टी के लीडर हैं तो पार्टी जहाँ से भी कहती तो हम लड़ते ही, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। सर, बीजेपी का एक नारा बहुत फेमस है जो आपने जिक्र किया, बटेंगे तो कटेंगे। आप तो जुट गए सर, जुड़ गए आप, लेकिन जो जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ विपक्ष, वो बट रहा है। तो वो बट रहे हैं तो कटेंगे तय है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इतना उसके अर्थ को इतना सीमित मत कर देना। इसका विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। वो एक हैं, अलग हैं, वो तो स्वार्थ की बुनियाद पर एक हुए हैं। क्योंकि उनको पता है कि अलग अलग लड़ करके हम बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते हैं।
इसलिए वो एक होते हैं। लेकिन वास्तव में बटेंगे तो कटेंगे, तो ये मूल मंत्र है। आज से नहीं, बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूँ कि भाई जो संघ की स्थापना हुई और संघ की शाखा में जब मैं गया था पहली दफ़ा, जब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने उसी समय सीखा था कि भाई हमारा देश 1000 वर्षों तक गुलाम होने का कारण यही था कि समाज आपस में बटे हुए थे। और जब आपस में लोग बटे होते हैं, कोई जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव था, तो कुछ घुड़सवारों को लेकर के विदेशी आक्रांता आए और हमें 1000 वर्षों तक गुलाम बनाया। उसमें मुगल है, अंग्रेज है। तो इसीलिए हम लोग संघ की शाखा में ये बताया जाता है कि भाई हमें हिंदू समाज को, सनातनियों को हमें संगठित करना। अगर ये संगठित रहेंगे तो फिर कभी भी कोई आक्रांता हमें आ करके पराजित नहीं कर पाएगा। तो इस संदर्भ में आज कहते हैं, और कांग्रेस पार्टी या एनडी अलायंस के लोग समाज को बांटने के जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि समाज कैसे टुकड़ों में बांटे, तो स्वाभाविक है समाज अगर टुकड़ों में बट जाएंगे तो फिर देश बिखर जाएगा, तो कट जाएगा। और आज भी जिन जिन हिस्सों में सनातनियों की आबादी कम हुई है, वहाँ के आप देखिए वहाँ क्या हालत है। जैसे जैसे डेमोग्राफी बदला है, तो हिंदुओं के पर्व त्यौहार में एक नया संकट आया कि यहाँ गाजा नहीं बजा सकते हैं, यहाँ पर आप नाच गान नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे रविवार की जगह फ्राइडे को छुट्टी कराया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि बिल्कुल स्पष्ट से वहाँ दिखता है। आप देश में भी देखेंगे उन ऐसी जगहों पर, भाई भारतवर्ष में जहाँ पर 85% हिंदू होने के बाद भी कभी आपने नहीं सुना होगा कोई ईद के नमाज पर किसी ने हमला किया हो, या मुहर्रम के जुलूस में कोई हिंदुओं ने हमला किया हो। हमले कब होते हैं? चाहे सरस्वती पूजा का विसर्जन हो, दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, गणेश उत्सव का विसर्जन हो, या हिंदू देवी देवताओं के जो पर्व त्यौहार हो, क्योंकि उसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, पर्व मनाते हैं, गाजे बाजा लग बजाते हैं, तो उस वक्त होता है। तो ये स्पष्ट दिखता है कि भाई जहाँ जहाँ हम कम हुए हैं, संख्या सनातनियों की कम हुई है, तो सनातनियों के ऊपर एक प्रकार से संकट आई है। तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि भाई जहां हम बांटेंगे तो कटे जाएंगे। सर, बीजेपी की सरकार आती है, मुख्यमंत्री कोई भी होगा, पहला फैसला होगा कि शुक्रवार की जो छुट्टी है उसको बंद किया जाएगा। नहीं, शुक्रवार तो कहीं भी कोई संवैधानिक रूप से छुट्टी नहीं है। छुट्टी तो रविवार को है, जबकि रविवार को अंग्रेज के काल से चला आ रहा है। लेकिन हमने तो कभी उसका कोई विरोध नहीं करते हैं। अंग्रेज को चूँकि रविवार को उनके यहाँ चर्च होते हैं, वो चर्च करते हैं, तो इसलिए उस दिन वो छुट्टी रखे। ये प्रथा बंद होगी सर शुक्रवार वाली? नहीं, निश्चित रूप से बंद हो गए भाई। शुक्रवार को क्या अलग अलग, तब तो फिर रोज छुट्टियां हो जाएगी। यहाँ तो इतनी पर्व त्यौहार है या इतनी जातियां हैं, हर लोगों की अलग अलग है, कुछ ना कुछ ओकेजन है। सर, घुसपैठिए की बात हो रही है, जिक्र हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं घुसपैठिए जो हैं उनको निकाल बाहर करेंगे हम। गुलाम अहमद मीर साहब कह रहे हैं कि हम घुसपैठिए को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। देखिए, ये तो उनके मानसिक तन, आज तक तो यही काम उन लोगों ने किया है। जितने भी विदेशी घुसपैठिए आए, उन्हीं के वंशज के या उन्हीं के पूर्वजों ने विदेशी आक्रांता को भी स्वागत किया। ऐसे ही लोगों ने, जिसको जयचांद, मीर जाफर ये हम कहते हैं ना, तो ऐसे ही लोग थे। तो उसी के वंशज हैं ये सारे लोग। तो आज भी जो विदेशी लोग आते हैं, यानी घुसपैठ जो करते हैं, आते हैं तो टूरिस्ट के लिए आते हैं, उनको कहाँ कोई प्रॉब्लम है। और उनका फिर राशन कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनके नाम से ज़मीन जायदाद करना, ये कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा या एनडी अलायंस के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बस बेधड़क कर रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे जो ये लोग, जब भी सरकार की ओर से प्रयास होती है कि नहीं भाई हम रजिस्ट्रार बनाएंगे पूरा देश में या एनआरसी करेंगे, तो बड़ा बवाल होता है। सब जगह लोग विरोध करते हैं। तो साफ दिखता है भाई कौन विरोध करता है। भाई इसका विरोध करने कोई कारण नहीं है ना।
अब तो छोटी सी बातें कहता हूँ, कोई भी आप भी अगर कहीं आए होंगे, रांची रुके, गिरिडीह में रुके होंगे होटल में, तो आपको आईडी प्रूफ आपसे लेता है। जी बिल्कुल। अब फोटो कॉपी करके उसको रखता है उस ये के साथ कि भाई कौन, और तो प्रत्येक दिन दूसरे दिन थाना में जा करके वो लोग जमा भी करता है। तो नहीं, पूरे रिकॉर्ड रखता है ताकि ये पता चले कि भाई कौन आ रहा है, कौन जाकर कौन रुक रहा है। तो जब ये कानून बनी हुई है तो आप उसके बाद भी आप उनको राशन कार्ड उनके लिए बना रहे हैं, वोटर आईडी उनके लिए बना रहे हैं, आधार कार्ड उनके लिए बना रहे हैं, ज़मीन जायदाद उनके नाम कर रहे हैं, तो क्या दर्शाता है? अब तो वोट बैंक के ही पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो इसी को वोट जिहाद बोलते हैं, तो आप बड़ा आग बबूला हो जाते हैं, ऐसे चिल्लाने लगते हैं जैसा लगता है कि कोई बड़ा अनहोनी घटनाएं हो रही है। अब तो अनहोनी तो आज तक आपने यही किया ही है, लेकिन अब देश की जो हिंदू समाज है वो जाग रहा है, वो लोग समझ रहा है कि हो क्या रहा है देश में। आज रिपब्लिक भारत के कैमरे से गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा कि मैं दूंगा, हमारी सरकार आएगी तो हम उनको देंगे, लेकिन जो पहचान पत्र है वो सेंट्रल एजेंसी ने बनाया है और जो बॉर्डर पर फोर्स है वो सेंट्रल एजेंसी है। अगर घुसपैठिए आए तो उनकी गलती है, पहचान पत्र बनाया तो वो क्यों नहीं बता रहे हैं? बीजेपी के पास अगर ऐसा कोई दावा है तो पकड़ कर लाए, हम कार्रवाई करेंगे। जी, हम तो कह ही रहे हैं ना, इसलिए तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने कि भाई अब एसआईटी गठित करके अब जांच तो कराइए। हाई कोर्ट ने तो कहा कि राज्य के गृह सचिव और भारत सरकार के गृह सचिव दोनों मिल करके कमेटी बनावे जो विदेशियों की पहचान करे, लेकिन उसके अगेंस्ट में उनके ओर से यहाँ भी वकील ने बहस किया, पैसे सरकार ने खर्च किया, राज्य सरकार ने कपिल सिब्बल जैसे महंगे वकील को ला करके बहस कराए। सुप्रीम कोर्ट में फिर उसके अगेंस्ट में गया, जो राज्य सरकार ने, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके अगेंस्ट में, और इसके बाद बोलते हैं दिखाओ। भाई दिखाएंगे कैसे? उसके लिए तो आपको सर्वे करना पड़ेगा ना, आप उससे आप भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हो? तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये उन लोगों को अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब वो चलेगा नहीं, वो दिन अब लद चुका है। अगर गुलाम, क्या नाम है, गुलाम अहमद मीर अगर ये सोच रहे हैं कि भाई 1900 क्या बोलते हैं 5-6 का कोई भारत है, तो अब वो दिन लद गया। अगर यही राजनीति ये लोग करेंगे तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भी आइसोलेट होंगे, और मैं मुसलमानों से भी मैं कहूँगा कि वो लोग भी आइसोलेट होंगे, क्योंकि अब देश की ये जो 85% आबादी है, इनको अब समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान को ये लोग क्या करना चाहते हैं। सर, अंदर खाने खबर चल रही है कि इस बार जो आपके अपोजिशन में एनडी गठबंधन के लोग हैं, सीएनटी एसपीटी को लेकर ये कह रहे हैं लोगों के बीच में कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो हम ये बीजेपी सीएनटी एसपीटी खत्म कर देगी, और इसे लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है आपके खिलाफ, ऐसा कहा। देखिए, ये तो आप प्रचार ये बार बार ये लोग करते हैं, लोकसभा चुनाव के समय भी ये लोगों ने कहा, लेकिन अब लोग समझ चुका है, भाई हम लोग भी जाकर बोल रहे हैं। 24 साल में 13 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार रही। अब बताओ किसका जमीन को लूटा गया? अगर सीएनटी और एसपीटी एक्ट का सबसे अधिक किसी ने कोई उल्लंघन किया है तो जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने किया है। हेमंत सोरेन का उसमें जीता जागता है। उन्होंने अपनी पता को बदल बदल करके जगह जगह पर, चाहे रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे बोकारो हो, चाहे वो कहीं भी हो झारखंड में, उन्होंने ज़मीन को परचेज किया है कि भाई आप कहीं एक आध जगह तो घर बनाने के लिए 2-4 कट्ठा कोई समझ में आता है, आदमी करता है, लेकिन ये तो 100 डीड तो इन्होंने खुद एफिडेविट करके दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कर चुका है। भाई इतनी बड़ी ज़मीन है, क्या करेंगे? और किसका लिया है? सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके इन्होंने। तो बदलना चाहिए सर ये एक्ट। नहीं, मैं कहा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस एक्ट को और मजबूत करना चाहिए। हम इसलिए इस बात को मैंने कहा कि जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, 13 वर्षों में हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी रहे, रघुवर दास जी भी रहे, बताओ ने किसका लूटा? और जिस कांग्रेस पार्टी के साथ ये जो गलबहियाँ करते हैं, पहले से भी अभी भी साथ में है, उस कांग्रेस पार्टी के राज्य में यहाँ के आदिवासी झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासियों को ज़मीन से बेदखल किया है।
चाहे कारखाना में नाम पर, चाहे डैम के नाम पर, चाहे खदान के नाम पर, आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? नरेंद्र मोदी जी तो तीसरा टर्म प्रधानमंत्री बने, 10 वर्षों से रहा। बता दें कि लोगों ने कहाँ झारखंड में लोगों को उजाड़ा है। 13 साल तक झारखंड में बीजेपी की सरकार, बता दें कहाँ लोगों को उजाड़ा है। अगर यहाँ लोग उजड़े हैं तो सबसे अधिक कांग्रेस के राज में। तो ये तो पहले उन लोगों से पूछना चाहिए ना। एचईसी में लोग इतने लोगों को उजाड़ गए, आज तक न्याय नहीं मिला। लोग आंदोलन, आज भी वहाँ आपको संघर्ष करते हुए लोग मिलेंगे। सर, मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। जेएमएम और जो इंडी गठबंधन है इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 6 तारीख को जो ये सम्मान राशि आती है ये आई 12 तारीख को, और 13 तारीख को जब वोटिंग हुई तो 3% महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ गया। कहीं ना कहीं साजिश है? नहीं, देखिए, ये तो वोट के लिए ही इन्होंने योजनाएं शुरू की। अगर उनके अंदर में कोई नेक नियत होती तो फिर ये योजनाएं पहले से चलाती। क्योंकि इन्होंने खुद पहले भी कहा था 2000 रुपये चूल्हा खर्च देंगे महीना में, नहीं दिया। 72,000 रुपये गरीबों को साल में देंगे, वो भी नहीं दिया। कहने का अर्थ है कि हेमंत सोरेन की सरकार को झारखंड की जनता जान चुकी है। ये चुनाव के लिए थोड़ा चारा डाल रहे हैं ताकि चुनाव में फिर से हम जीतें, लेकिन झारखंड की जनता इनको पहचान चुकी है, जान चुकी है। अब इनके झांसे में कोई आने वाले नहीं है। सर, अगर सरकार बनी तो सबसे पहला काम क्या होगा बीजेपी का? देखिए, एक तो काम तो 2 प्रकार के होता है, एक तो तत्कालिक है और एक दीर्घकालिक है डेवलपमेंट के लिए। तत्कालिक तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम सब ने कहा है कि भाई गोगो दीदी योजना सरकार बनते ही प्रत्येक महीना महिलाओं के खाते में 2100 रुपया जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि भाई गैस 500 रुपया में गैस भी मिलेगा, और साल में पर्व के अवसर पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। तीसरा, हम लोगों ने कहा कि भाई गरीबों को 21 लाख मकान 5 वर्षों में दिया जाएगा, ताकि ये कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहे। अगर ज़मीन नहीं तो उनको 5 डिसमिल ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि हर गरीबों को मकान होनी चाहिए। ये हम लोग सुनिश्चित करें। सर, घुसपैठिया का मुद्दा है, हम अपने मार्फत से, रिपब्लिक भारत के मार्फत से आपसे जानना चाहेंगे, ये कार्रवाई कब होगी? सरकार बनते ही, तुरंत सरकार बनते ही तुरंत ये काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि ये विलम्ब करना, जितना भी विलम्ब करेंगे उतना राज्य के लिए वो खतरनाक है। लैंड जिहाद भी हो रहा है सर, बहुत बड़े पैमाने। अब स्वाभाविक है, आएंगे तो फिर उनके नाम से ज़मीन पट्टा बनाते हैं, या फिर ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठाते हैं, गरीबों को वहाँ से भगा देते हैं। आप पाकुड़ साहिबगंज जिला जाइएगा तो कई गांव ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हिंदू आबादी थी, सनातनी आबादी थी, या संथालों की आबादी थी, आदिवासियों की। वो गांव से कहाँ विलुप्त हो गए पता नहीं चल रहा है। सर, अगर जीत हो रही है बीजेपी के, कितने सीटों पर एनडीए इस बार जीत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी? हमने बार बार कहा है कि भाई पिछले लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर बढ़त थी एनडीए गठबंधन को, 51। तो 51 प्लस सीटें लाने की हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। माहौल बदला है सर हाल के दिनों में, पहले कुछ दिनों में चुनावी लहर बहुत तेजी से बदली है, बीजेपी के फेवर में, पक्ष में बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत तेजी से। नहीं, वो तो माहौल तो पहले ही बदला हुआ, लेकिन पहले पता नहीं चलता है। हम बोले कि कोई भी शादी वगैरह होता है तो तैयारी तो बहुत पहले से चलता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल, लेकिन जब समय आ जाता है तो आप देखते होंगे सड़क पर लोग नाच गान शुरू हो जाता है, तब जैसे होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल, बाबूलाल मरांडी को अक्सर लोगों ने ऐसा देखा, इस दाढ़ी बढ़ाने के पीछे राज क्या है सर? ऐसा कोई बहुत विषय नहीं है। अब एक तो थोड़ा समय का अभाव भी रहता है, थोड़े कह रहे चलो रहने दो, क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि हेमंत को कुर्सी से उतारेंगे, सीएम बनेंगे, उसके बाद ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ बहुत लोग सवाल कर रहे थे सर, मैंने कहा मैं पूछूंगा। नहीं, हो सकता है लोगों के अपने अपने ढंग से लोग, क्योंकि हमने बहुत कभी रखा नहीं है जी पिछले 1-1.5 साल से, इसलिए लोगों को लग रहा है कि हाँ, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी विषय नहीं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर, जीत रही है बीजेपी, कितने बहुमत के साथ, कैसे? मैंने तो अभी भी कहा, जो प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ, और उसका जो संकेत मिल रहा है जगह जगह से, हम सब लोगों ने जो एकत्र किया है जानकारी, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ अब
हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है। चलिए, रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको पहले से बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ आपकी जीत के लिए। चलिए सर, शुक्रिया सर।